हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिटफाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। पीवाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जहां मैं भरकस कोशिश कर रहा हूं कि आपकी अच्छी से अच्छी मदद की जा सके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और एक छोटा सा प्रॉमिस कि अगर वीडियो वाकई हेल्पफुल हो तो अपने किसी एक दोस्त को जरूर ये वीडियो भेजिएगा, जिससे उसको मिलेगा एक अच्छा कंटेंट और अरविंद सर को पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे अपने बच्चों के लिए और मेहनत करनी है और अच्छे वीडियो कंटेंट आपको लाके देने हैं। आपकी तरफ से अरविंद सर को होगा ये गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई भी खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। पॉजिटिविटी जरूर फैलाइएगा। चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं और चैप्टर नंबर 4 के जो पीवाईक्यूज या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने लेके आते हैं। तो ये रहा चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और हम लोग पीवाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन काफी मैंने रिसर्च और ध्यान पूर्वक ये सामने क्वेश्चंस में ला रहा हूं, जो आपकी काफी मदद करेंगे। कुछ बच्चे ऐसा चाहते हैं कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये जो पढ़ा रहा हूं, उसका प्रेजेंटेशन आपको मिल जाए, तो उसका भी बंदोबस्त है। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। साथ में अरविंद एकेडमी का ऐप भी आता है, जहां पर इसके अलावा एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज भी है, जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में सक्षम है। ये क्वेश्चन लगाइए, साथ में अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर स्टोर सेक्शन में कई कोर्सेज मिलेंगे, सुटेबल कोर्स देख के ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो श्योर शॉर्ट की सीरीज है, ये काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। खैर, पढ़ाई को आगे ले चलते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो, देखिए, लगाइए और बहुत अच्छे नंबर लेके आइए। रहा ये क्वेश्चन नंबर पहला जो आपके सामने है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो ए स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M is suspended in a horizontal plane by pair of flexible strings in a magnetic field of magnitude B। कुछ इस तरीके से कोई रॉड होगी जिसको ऐसे कोई मेरे ख्याल से हैंग किया गया होगा, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स ऐसे कोई हैंग कर दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड B है यहाँ पर। टू रिमूव द टेंशन, अब यहाँ पर क्योंकि जब ये लटका होगा तो यहाँ टेंशन होगा, और ये टेंशन इस स्ट्रिंग में ना आए। टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज। इसमें ये जो कंडक्टिंग रॉड है या जो वायर है, इस वायर में कितना अपने को करंट फ्लो करना होगा जिससे कि इस पे टेंशन ना हो। कुल मिला के क्या है, इसका जो वेट नीचे लग रहा है mg, इसी के बराबर अपवर्ड फोर्स हम मैग्नेटिक फील्ड वाले से निकाल लेंगे करंट फ्लो करने से, जिसको हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए, फोर्स जो होता है वो IBL और मैग्नेटिक जो वेट उसका काम कर रहा है mg, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, mg अपॉन BL, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से आपका जो आंसर बनता है वो बनता है C। तो बस इतनी सी बात थी, आंसर इज C। कैसे आया आप समझ गए होंगे। इस तरीके से सवाल को किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 या अगला क्वेश्चन। तो एक करंट कैरिंग वायर केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज। एक करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, वो सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कब करे। तो आप जानते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो होता है I L क्रॉस B, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो F मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा साइन थीटा मैक्सिमम हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके हिसाब से ही हमारा आंसर बन जाता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर बिकम A। ये आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, जो कि बहुत ही सरल है और आप समझ भी पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और लिखा है ए चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V से इसको आपने एक्सेलरेट किया है चार्ज पार्टिकल को, इंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस R। मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है और सर्कुलर मोशन इस तरह से कैरी करता है। इफ V इज डबल्ड, अगर हम ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम डबल कर दें, फिर क्या होगा।
द रेडियस ऑफ द सर्किल विल बिकम, अभी तो आर थी, उस समय रेडियस क्या होगी। तो हमें देखिए दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हम जानते हैं इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, एफ क्यू वी बी, और ये इसी को सेंटीपीटल फोर्स देगा, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां से आर की वैल्यू निकालो तो वी से ये भी कैंसिल, तो एम वी अपॉन क्यू बी, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो एनर्जी आपने दी है, जो दी है क्यू इंटू वी, ये देखिए वी पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वी को मैंने ऐसे करली कर दिया है ऊपर, उसका ऊपर वाला हिस्सा, तो वेलोसिटी है वो, तो ये v है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इसको क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये भी आप बात पकड़ पाए होंगे। अब यहां से मैं v निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2qv अपॉन m, और अंडर रूट भी लगा देना चाहिए, जो अंडर रूट यहां पर लगेगा। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पा रहे होंगे। अब इन दोनों क्वेश्चंस में मैं v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो इक्वेशन ले लो 1 2, या इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो r कितना आ जाएगा, r की जगह लिख दीजिए 2qv अपॉन m इज इक्वल टू mv, और हमें तो बेसिकली रेडियस के बारे में चर्चा करनी है, इस वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो मैं लिखता हूं r इज इक्वल टू m अपॉन क्यू बी, और इस वेलोसिटी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं 2qv अपॉन m। देख पाए होंगे आप। अब इसको आप रीएडजस्ट थोड़ा करें तो क्या वैल्यू यहां पे बन जाएगी, देखिए अंदर ले लेता हूं सबको, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, रूट के अंदर गया 2qv अपॉन, ये हो गया q स्क्वायर, और ये हो गया b स्क्वायर m, ये वैल्यू। अब यहां पर r आप देखिए तो r में रिलेशनशिप क्या बनता है, यहां देखेंगे हम लोग, एक m से m कट जाएगा, एक q से ये q कट जाएगा, तो यहां वैल्यू हो जाएगी 2qmv अपॉन qb स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू मिली। अब यहां पर आप पोटेंशियल को डबल कर रहे हैं, v अब रूट था तो ये स्क्वायर हो गया। अब आप यहां पर पोटेंशियल को डबल कर रहे हैं तो बाकी चीजें तो चेंज नहीं होंगी। देखिए Q चार्ज सेम है, m ये तो Q कट गया था एक से, ऊपर वाला Q कहाँ आया, इसको कैसे हटाएं, ऐसे करते हो ये वैल्यू। अब यहां पर देखिए मास जो चार्ज पार्टिकल का चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो R डैश जब करोगे आप तो ये टोटल वैल्यू तो देखिए यही आएगी, ये हो जाएगा कुछ कितना 2v आपने कर रखा है इसकी जगह, है ना, इसकी जगह 2v कर रखा है। तो यहां पर r वैल्यू लो, r डैश इज इक्वल टू, सारी चीज मिलेगी देखिए ऐसे, q2m अपॉन QB स्क्वायर इंटू v इंटू अंडर रूट 2, और ये जो ऊपर वाली चीज है ये इतनी, ये यही है, अगर यहां स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, दिस इज सेम, दिस इज अंडर रूट 2r। तो इसकी वैल्यू क्या आंसर आया, आंसर है अंडर रूट 2r, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बी हो गया। आप ध्यानपूर्वक इस सवाल को होल्ड करें, आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और प्रेजेंटेशन भी मिलेगा। तो ध्यान से देख लीजिए कि यहां पर क्या किया है। पहले जो इसको एनर्जी दी थी वो पोटेंशियल डिफरेंस v से दी थी, सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस को दुगना कर दिया है। तो पहले v दी थी, अब सेकंड केस में दुगना कर दिया है, तो रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ा, तो r डैश की वैल्यू यहां पर अंडर रूट 2 आती दिख रही है। दो फॉर्मूले यूज किए हैं, एक फॉर्मूला ये और दूसरा वाला ये, इन दोनों की मदद से वेलोसिटी को हटा दिया है, r और पोटेंशियल डिफरेंस में इस्टेब्लिश कर दिया है रिलेशन। तो मैं हट जाता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ऊपर से दिखा देता हूं। तो मैं इसको नीचे करता हूं यहां तक, ये, और मेरे ख्याल से पूरी बात आ रही है, तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगली बात हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आइए। अगला क्वेश्चन,
ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये जो जहां भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखा हो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम potential difference and then subjected to a uniform magnetic field B perpendicular to the direction of their motions। कंपेयर क्या करना है, their kinetic energies। तो kinetic energies क्या हो जाएंगी, देखिए यहां से शुरू करता हूं लिखना। प्रोटॉन की E इंटू वी, चार्ज E होता है V, फिर ड्यूट्रॉन की चार्ज उस पर प्लस E ही है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आप ले लीजिए अल्फा पार्टिकल की, इस पे चार्ज होता है प्लस 2E, तो 2E इंटू वी। ये देखिए तीनों की एनर्जी हो गई। इसका रेशियो अगर आप लेना चाहें तो आप KP इज टू KD इज टू K अल्फा लिख दूं। इसी की जो एनर्जीज का रेशियो है तो आ जाएगा 1:1:2। ये पहले वाले का आंसर आ गया है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर, प्रोटॉन का 5 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो यहां पर रेडियस का जिक्र कर रहे हैं, तो पहले हमें रेडियस की बात करनी होगी कि रेडियस क्या निकालेंगे। तो सेकेंड वाला देखते हैं। रेडियस की जो वैल्यू होती है वो होती है R इज इक्वल टू mv/QB। इस mv को लिख सकते हो क्या, √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB। इसको mv को √2m के कैसे लिखते हैं, हाफ mv² बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो आप mv इंटू वी इज इक्वल टू 2k और v² तो पड़े रहने दो, और आप mv को लिख सकते हो, m को नीचे लेना होगा, v² तो v की वैल्यू हो गई √2k अपॉन m। और जब m से यहां मल्टीप्लाई करोगे अब, तो यहां m² से अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। m से स्क्वायर काटोगे √2km। तो इसको भी याद रख के रखिए कि mv को काइनेटिक एनर्जी इनटू मास लिखा जा सकता है। अब इसी बेसिस पर आप बाकी बातें करते हैं कि इनका रेशियो क्या होगा। तो rp, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो देखिए m जो वैल्यू है वो लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पता है, QB भी पता है, तो इसको लिख देते हैं √MP अपॉन चार्ज है E, √2MP ड्यूट्रॉन चार्ज है E, √4MP अपॉन 2E। यहां पर आप देखिए तो प्रोटॉन का मास mp, चार्ज E, ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से डबल, चार्ज E, और अल्फा पार्टिकल का 4 गुना मास और चार्ज दुगना। उस हिसाब से ये वैल्यू यहां पर रखी है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1:√2, और यहां पर आ जाएगी 2। ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, अगेन 1। ये रेशियो आया आपका। अब इसमें किसी का प्रोटॉन का 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका 5 दे रखा है, तो बाकियों का कितना होगा। तो rp इज टू rd, r अल्फा ये वैल्यू 5 है, तो अगले वाले का कितना हो जाएगा 5√2, और अगले वाले का कितना हो जाएगा 5। तो आप लिख सकते हैं कि r ड्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो 5√2 सेंटीमीटर आ जाएगी, r अल्फा की हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। आइए इसको नोट कर लें पहले आप, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा नीचे करता हूँ, यहाँ तक ठीक है। इसको आप नोट करें, फिर मैं अगला सवाल लूँगा। तो मेरे ख्याल से नोट किया होगा आपने, स्क्रीनशॉट या पॉज करके थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ। ये मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक ठाक है।
चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप जहां पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल का जिक्र हो वहां वाले सवालों को इंपॉर्टेंट मान के जरूर कीजिएगा। वो अक्सर आपके आप पूछते हैं, हीलियम वीलियम जहां लिखा हो, उन्हीं में से एक सवाल ये पिकअप किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन है जो इंटर कर रहा है, enters a region of uniform magnetic field of 10⁻⁻5 टेस्ला एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये वर्टिकली समझ लीजिए, ऐसे लिखे हो तो वर्टिकली कर देंगे, वरना इसको देख रहे हैं तो ऐसे अंदर की तरफ बना रखा है। एज शोन इन द फिगर, ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्टरी एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें इसकी ट्रेजेक्टरी बतानी है और कितना समय लगेगा इसको बाहर आने में। देखिए ये इसके परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, तो ये जो मोशन होगा, कुछ मोशन ये सर्कुलर मोशन फाइंड करते हुए ऐसे बाहर आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां भी है, और जैसा आप देख, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक तो इस पे परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करेगा, बाकी किधर फोर्स लगेगा इससे देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और करंट जा रहा है किधर, देखिए करंट आई ई इधर है तो इसका उल्टा पॉजिटिव चार्ज ऐसे कर दीजिए आप। ये अंगूठा देखिए किधर है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और ऐसे घुमा के ये बाहर कर देगा इसको। फादर मदर चाइल्ड, जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है तो करंट आप उल्टी मानते हैं उसकी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको इसलिए बता रहा हूं, करके देखिए, हाथ ऐसे करिए, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट हो गया ऐसे, तो अंगूठा किधर है तो इस वाले में फोर्स इधर लगेगा, जैसे जैसे घूमेगा फोर्स बदलता जाएगा, इस तरह से ये एग्जिट करा देगा। हमें ये जो रास्ता इसने इतना ट्रेवल किया है इसके अंदर यहां से यहां तक, इसमें लगने वाला समय हमको निकालना है। ट्रेजेक्टरी तो आप समझ गए, सेमी सर्कुलर है, सर्किल होता पूरा, ये आधा सर्किल है। आइए देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या यहां पर बनेगी। तो टाइम कितना लगेगा, πr डिस्टेंस चला है और वेलोसिटी इसकी v रही है, तो πr/v लिख के काम किया जा सकता है। और एक रिलेशनशिप मालूम है इसकी रेडियस की होगी, r = mv/qb। अब यहां से मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं ये t की, तो t को लिख सकता हूं π/v और r की जगह mv/qb। तो v से v देखिए कट गया, πm/qb। ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब ये सारी वैल्यूज यहां पे डाल दी जाए, यानी 3.14। मास कितना था प्रोटॉन का, दिया नहीं होगा, 9 × 10⁻31 अपॉन चार्ज, तो चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रॉन है, इंटर से रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, और वेलोसिटी का कोई यहां पर चक्कर नहीं है। तो Q है 1.6 × 10⁻19 और B कितना है बेटा, 10⁻−5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां पर लिख देता हूं, सॉल्व करने के बाद 17.66 × 10⁻7 सेकेंड, या लिख सकते हैं आप 1.77 माइक्रो सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो इतना समय ये लेगा इसको पार करने में, और ट्रेजेक्टरी मतलब उसका पाथ, तो पाथ किधर गया है, सेमी सर्कुलर। क्यों गया ये मैंने आपको बताया, जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करेगा हमेशा वो सर्कुलर मोशन करेगा। अगर वो किसी एंगल पे इंटर करेगा तो उसमें हेलिकल मोशन होगा, स्प्रिंग नुमा मोशन, वो एक अलग की बात है। लेकिन ये सवाल यहां पर हो जाता है, मैं हट जाता हूं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी देर में आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आइए अगला क्वेश्चन। एन अल्फा, ये जहां भी अल्फा पार्टिकल वाला सवाल है जरूर पकड़िएगा। अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 kV एंड मूव्स अलोंग x एक्सिस। ठीक है,
इट इंटर्स इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दिस वन एक्टिंग अलोंग वाई एक्सेस, ये खुद जा रहा है एक्स एक्सेस की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सेस की तरफ, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मामला है। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स पाथ, यानी सर्कुलर मोशन करेगा ये भी, और इसका रेडियस का पाथ कितना होगा, मतलब पाथ का रेडियस कितना होगा ये निकालना। मास ऑफ ए पार्टिकल दे रखा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी का जिक्र किया जाए तो अभी हम लोगों ने जो निकाला था फॉर्मूला कि वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस है अंडर रूट 2q डेल्टा v अपॉन m। ये कहां से निकला है, हाफ mv² और q इंटू डेल्टा वी एनर्जी के बराबर कर दो, तो यहां वेलोसिटी निकल आएगा, यही जो लिखा है 2q डेल्टा v अपॉन m का अंडर रूट। यही बात यहां पर लिखी गई है, कहीं और से स्पेशल फॉर्मूला नहीं लगाया जा रहा है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो ये QVB mv² बाई r के यहां बराबर होगा, तो यहां पर कर देते हैं QVB इज इक्वल टू mv² अपॉन r। v से v जाएगा कट, तो r की वैल्यू यहां से आ जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी mv अपॉन QB, और यहां पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो r m QB जैसा भी किया था एक सवाल में, और ये हो गया 2q डेल्टा v अपॉन m। ये वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है। सबको अंदर ले लेंगे अगर हम सारी चीज को, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2m डेल्टा v अपॉन b² इंटू q, जो अभी करके एक सवाल में पिछले में हम लोगों ने देखा था। अब इस क्वेश्चन फॉर अल्फा पार्टिकल्स, हमारा अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज इस पे क्या होगा, प्लस 2e के बराबर, मास क्या होगा 6.4 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। वैल्यू रख दीजिए रेडियस के लिए 2 लिखिए, m हो गया 6.4 इंटू 10 की पावर -27, डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस था 10 किलो वोल्ट, तो 10 की पावर 4 अपॉन b², b है 2 इंटू 10 की पावर -3 इसका स्क्वायर, और b² के बाद q है 2e, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको जब सॉल्व करोगे तो मोर और लेस ये वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, और यही हमारा और आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सारे लॉजिक फंडे बड़े आसान है, बस शांति से करना है आपको। मैं हटता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर अगले सवाल की तरफ चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन ये आराम से किया जा सकता है। कोई भी जहां भी देखिए PYQs वगैरह में कहीं भी आपको हीलियम न्यूट्रॉन ये मिल जाए उसको जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं आपसे। खैर, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, और इसमें देखते हैं क्या है। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे लग रहा है पैरेलल टू ईच अदर। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अब ये द इलेक्ट्रॉन विल मूव, इसकी कहानी क्या होगी। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है उस समय, या रुका हुआ हो, अगर चल भी रहा हो उसी के पैरेलल, तो उस पर कोई भी चार्ज, कोई भी फोर्स नहीं लगता, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं इसके ऊपर। लिखा है ना कि रेस्ट से, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कुछ नहीं रहेगा, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में एक फोर्स लग जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कराएगा। तो स्ट्रेट लाइन, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर।
समझ गए होंगे मैग्नेटिक फील्ड में क्यों नहीं लगेगा, ये मैंने बता दिया, रेस्ट पर है। और अगर मूव भी करता है अलॉन्ग इसके तो भी यहाँ पे थीटा 0 हो जाता, तब भी नहीं लगता। उसको किसी एंगल पे चाहिए, या परपेंडिकुलर हो तो सर्कुलर मोशन, या किसी एंगल पर। अगर उसी डायरेक्शन में मूवमेंट है चार्ज का तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और रुका है तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल करने का कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, बेसिक सवाल था, लेकिन ध्यान रखने वाली बात रहती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखिए इसमें है लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। ये एक वायर है जिसमें 4 एम्पियर की करंट जा रही है। ए प्रोटॉन पी ट्रेवल्स एट दिस वन पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट। ये प्रोटॉन है जो इस वायर से 0.2 मीटर दूर है, और ये करंट इधर है तो खुद ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर है पिक्चर डायग्राम। एंड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द फोर्स which the magnetic field due to the current carrying wire exert on the proton, also specify its direction। देखिए आप डायरेक्शन तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, ये करंट है तो करंट से P की दिशा में किधर बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा किया हमने P की तरफ और घुमाने की कोशिश की पंजा तो अंदर जा रहा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना कैसा, इनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा होगा आपको, है ना। और उसके बाद इस पे लगने वाले फोर्स के लिए फादर मदर चाइल्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है। तो ये आपको किधर अंगूठा किधर दिखा रहा है, अवे फ्रॉम वायर, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो F इस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स ऑन प्रोटॉन विल बी अवे फ्रॉम दी वायर ए बी। ये तो डायरेक्शन निकल आया, और कैसे निकला हम लोगों ने समझ लिया। कितना लगेगा इसकी चर्चा करते हैं। तो जो करंट कैरिंग वायर है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, या x जो भी लिख दीजिए आप, मैं r तो नहीं लिखा, r लिख देते, या x लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर दूरी। अब इसकी वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 की पावर -7। करंट कितनी थी 4 एम्पियर, और डिस्टेंस कितना 0.2 मीटर। ये वैल्यू सब सॉल्व करोगे, 2 से 2 0, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। ये तो रही वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की जो ये तार बनाएगा। और ये प्रोटॉन कितना फोर्स एक्सर्ट कराएगा अपने ऊपर, उसका फॉर्मूला होता QVB। तो QVB साइन 90 डिग्री। चार्ज ले लेते हैं, चार्ज है प्रोटॉन, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वेलोसिटी कितनी है 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड हमने ऊपर से निकाला है 4 इंटू 10 की पावर -6। अब ये हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25.6 इंटू 10 की पावर -19। 25.6 इंटू 10 की पावर -19। ये तो -6 + 6 निपट जाएगा, 16 इंटू 1.6, और साथ में 10 की पावर -19, और ये रहा फोर्स है तो न्यूटन। दिस इज द फोर्स, वैल्यू ऑफ द फोर्स कितना लगा, और डायरेक्शन ये क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकाला जा रहा है ये जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे अगले सवाल में आपको इसको करने में आसानी हो। तो आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें होते हैं, कोई और रॉकेट नहीं चलाना है अपने को। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर, वहां पर इसका रेडियस अगर r है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहां बन रहा है B1 इसके सेंटर पर। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सेस
एट ए डिस्टेंस आर। अब यहां से एक्सेस पर, यहां से आर डिस्टेंस दूर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बन रहा है B2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2। हमें B1 अपॉन B2 का रेशियो निकालना है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया, बस आपको फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, काम खत्म हो जाएगा। तो B1 का जिक्र करते हैं, तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इसके सेंटर पे बना रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर लिखते हैं तो इंटू 2 पाई आई अपॉन आर। ये तो सेंटर पे बन गया। अगर यहां पे 2 पाई नहीं लिखेंगे तो केवल 2 लिख देंगे, यहां वो ऐसे लिख दिया है। तो ये तो B की वैल्यू हो गई। अब इसकी एक्सेस पे कितना बन रहा है, तो B इज इक्वल टू, यानी B2, ये तो है ऑन सेंटर। अब ये ऑन एक्सेस, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई एक्स स्क्वायर अपॉन या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये डिस्टेंस x है यहां से। अब यहां पुट कर दीजिए x बराबर r अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये B2 कितना बन जाएगा, नाउ B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर 2r स्क्वायर की पावर 3/2। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगा आर स्क्वायर से कट के क्यूब, यानी आर बचेगा, तो आई आर तो खत्म हो गया, 2 की पावर 3/2 और ऊपर से 2 एक और है, तो 2 की पावर 5/2, जिसे हम लिख सकते हैं 4√2। 8 आ जाएगा ना, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 और 2 इंटू 2√2। समझ पा रहे हैं, ये 2 की पावर 3/2 कितना होगा, 2 की पावर 3/2 मतलब 8 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट होता है 2√2, तो 2√2 इंटू 2 यानी 4√2, और ये नीचे बचा आपका केवल एक r। ये B2 निकल आया। अब हमें निकालना क्या था, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2। तो यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे, मैं पूरी चीज लिखूं कि ना लिखूं, ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तो केवल 2√2 आता दिख रहा है। ये आंसर, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये बचा 2, ये उड़ गया, आई कट गया यहां से, ये आर बचा था, आर कट गया, ये केवल आपका आ जाएगा 2√2, ये 2 भी खाएगा इसको, तो वैल्यू आएगी 2√2। आप ध्यान से इसको देख लीजिए, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो ये आपका आंसर है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, इसको नोट कर लें आप। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन, टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स 1 and 2, ये पहला और दूसरा ये सर्कुलर लूप्स हैं, कैरिंग इक्वल करंट्स I, सेम करंट दोनों के अंदर है, प्लेस्ड वर्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये प्लेन ऑफ पेपर से एक ऐसे रखा है, ये ऐसे वर्टिकली, देखे, विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दिखाई पड़ रहा फोटो में, ज्योमेट्रिकल एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। As shown in the figure, find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at O। यहां पर नेट कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन क्या निकालना है। तो देखिए यहां पर ये लूप का डायरेक्शन किधर है, इस तरह से देखिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इससे। ये 2 है, तो 2 वाले का मैग्नेटिक फील्ड इधर, दैट इज B2, और ये बन रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंगूठा किधर जा रहा है, इस तरफ, B1। तो ये B1 B2 मैग्नेटिक फील्ड है जो ये बना रहे हैं। अब यहां पर हम, क्योंकि बोथ आर सेम डिस्टेंस दूर और सेम करंट आइडेंटिकल हैं, तो B1 बराबर B2 लिख सकते हैं।
अगर ये B1 बराबर B2 है तो इसका जो नेट रिजल्ट है ये इनके बीचों बीच से जाएगा, यानी B नेट कहां से जाएगा, यहां से B फाइनल या B नेट 45 एंगल बनाता हुआ जाएगा, दोनों का 45। ये तो डायरेक्शन हमको मिल गया। मैग्नीट्यूड की चर्चा करें तो पहले एक B1 निकालना होगा, क्योंकि ये B1 B2 बराबर हैं तो B नेट कितने के बराबर हो जाएगा, अगर B1 B2 को B बोल दें तो B स्क्वायर यानी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आप जानते ही हैं वैसे B√2 आपका आंसर हो जाएगा अगर B हम B1 B2 के बराबर रख दें। और B1 B2 कितने के बराबर था, B1 जो B के बराबर हम लोग कह रहे हैं वो किसकी वैल्यू है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और फिर यहां लिखना चाहो तो 2 पाई, जिसे 2 कट के आ जाए I, और रेडियस पकड़ लो अगर तो A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की वैल्यू 3/2 एक्सेस पे जो बनता है मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों ने देखा था। बात समझ में आई होगी। अब इसी का आप B√2 लिख देना है हमको, तो मैं यहां पर जो फाइनल B नेट होगा उसी हिसाब से यहां पर इतनी वैल्यू लिखकर 2 पाई वैल्यू तो दे नहीं रखी है तो ये यहीं लिख दो A स्क्वायर, और यहां पर जो एक्सप्रेशन ऐसे ही जाएगा A स्क्वायर और डिस्टेंस जितना भी x डिस्टेंस है तो R की जगह x डिस्टेंस लिख दो, 3/2 तो लिखो, ये हुआ 3/2 और ये √2 आया था √2, ये दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब जितना रेडियस दे रखा है, दिया तो है नहीं, आइडेंटिकल है, तो जो वैल्यू एक बना रहा होगा उसी का B√2 विल बी द आंसर। B हमने एक्सप्रेशन लिख दिया है जहां पर लूप में करंट फ्लो हो रही है I, जो I करंट है दी रखी है, और साथ में इसका रेडियस ले लिया है A, यहां पर शायद दिया नहीं, टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल लूप 1 और 2 कैरिंग इक्वल करंट्स I आर प्लेस्ड वर्टिकली विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सेस। ठीक है, यहां पर A क्या है, रेडियस ऑफ लूप, और x आपने देखा कि x डिस्टेंस कहां से कितनी दूरी पर बना रहा है, और आंसर क्या बनेगा B√2। ये क्लियर है मेरे ख्याल से आपको, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी आपके यहाँ आते रहते हैं और बड़े प्रेम से करेंगे तो कोई समस्या इसके अंदर होती नहीं। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको भी देखेंगे। कुछ वैसा ही लग रहा है, 2 आइडेंटिकल लूप्स P एंड Q। ये देखिए P वाला ऐसे लूप बना है, Q ऐसे बना है, दोनों का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव ए कॉमन सेंटर एज शोन इन द फिगर। कॉमन सेंटर आपको दिख रहा है फिगर के अंदर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द 2 कॉइल्स इफ दे कैरी करंट्स इक्वल टू 3 एम्पियर और 4 एम्पियर। इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा क्योंकि करंट की वैल्यू अलग अलग है। तो P वाले में 3 एम्पियर है करंट, 3 एम्पियर की करंट है। अब इसमें डायरेक्शन नहीं दिया था किस तरफ है, तो मैं कुछ ऐसे मान लेता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसी तरीके से घूम रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे। इसको मैं BP लिख दो ऊपर, और Q की वजह से इधर बन रहा है, दैट इज BQ, BP BQ, समझ गए होंगे। दोनों मैग्नेटिक फील्ड BP BQ इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें फ्लो करने वाली करंट भी अलग अलग है। हमें जो रिजल्ट निकालना होगा वो B नेट निकालने जब जाएंगे हम, तो √BP का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर करेंगे। ठीक, इसे चाहें तो मैं 1 कह दो, इसे चाहो तो आप 2 कह दो, B2, जिससे लिखने बात करने में आसानी आ सकती है। तो वर्टिकल लूप जो कि Q वाला है, उससे जो हमारा BQ बन रहा है वो BQ कितना बनेगा, ये जो BQ है ये इसकी वजह से इस तरह बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड
म्यू नॉट आई अपॉन सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन 2R करंट है इसमें फर्स्ट I1 करंट। वैल्यू क्या रखी जा सकती है इसकी? वैल्यू लिख सकते हो 4 म्यू नॉट अपॉन 5 लिखिए, कितनी लिखी? 10 की पावर -1। क्या ये ठीक लिखा हुआ है? ये I1 की वैल्यू थी 3 एम्पियर, नहीं, Q में थी 4 एम्पियर, ठीक है 4 आ गया, और R है 5 सेंटीमीटर। तो अगेन आप समझ गए होगे 5 सेंटीमीटर का मतलब 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2। तो ये वैल्यू हो गई 4 म्यू नॉट 10 और ये 10 की पावर -1, ये वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू रखने के बाद इसी तरह B2 निकाल लो। BP मतलब I2 अपॉन 2R, रेडियस तो शायद एक ही है, तो यहाँ वैल्यू हो गई 4 नहीं, करंट कितनी है? 3 एम्पियर। 3 म्यू नॉट अपॉन 10 की पावर -1। R तो सेम ही है B2 की, तो मेरे ख्याल से बराबर है। अब दोनों का इसी फॉर्मूले से नेट रिजल्ट ले लेना चाहिए। तो B नेट BQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए 4 म्यू नॉट अपॉन 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 म्यू नॉट, 4 लिख रहा हूं, 3 म्यू नॉट अपॉन 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? म्यू नॉट जो कॉमन ले सकते हो, म्यू नॉट ले लो बाहर, 10 की पावर -1 ले लो बाहर, अंदर वैल्यू बची 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 यानी 5, तो 5 म्यू नॉट अपॉन 10 की पावर -1 वैल्यू रख लेते हैं। तो 50 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर 7, और ये 10 की पावर -1 था, ऊपर गया तो 50 हो गया है। अब ये वैल्यू कितनी होगी? 200 इंटू पाई यानी 62.8 माइक्रो टेस्ला, ये आंसर रहा। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और कठिन बिल्कुल नहीं होते हैं, थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो एकदम सरल करके आएंगे। कई बच्चे इससे डर जाते हैं, कोई डरने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। मैं इसको नीचे करता हूँ, नोट कर लीजिए, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और 100% आपकी समझ में आएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन 100% हो जाएगा। तो उसको आप, अच्छा इसमें एक बात अभी रह गई है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला है, तो डायरेक्शन भी निकाल देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन भी पूछा था। कहाँ गया? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए tan थीटा कर लीजिए, tan थीटा B2 अपॉन B1, ये है ना, देखिए यहाँ पर अगर आप थीटा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालें B और यहाँ से वैल्यू ले लीजिए आप थीटा, तो ये थीटा कितना बनेगा? B2 अपॉन B1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और B2 की वैल्यू कितनी थी? B2 का मतलब BQ, तो कौन सा 2 पकड़ा है भाई? 2 का मतलब हो गया ये, तो BP अपॉन BQ, BP अपॉन BQ। BP कितनी है? तो BP इज 3 म्यू नॉट अपॉन 10 की पावर -1, 4 म्यू नॉट अपॉन 10 की पावर -1। सॉल्व इसको करोगे जब, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। हम याद रखिएगा ये कि tan थीटा जब होता है 3/4, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली या 37 डिग्री। ये आंसर, ये वैल्यू अक्सर याद रखी जाती है, तो आप याद रख सकते हैं। तो थीटा हमारी 37 डिग्री हो गई। कहाँ से? BQ वाले से, जो मैंने फिगर दिखाई है। इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं ऊपर से नीचे करता हूँ।
ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए जिससे कि परेशान ना हो। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है बी होगा वो 37 डिग्री B1 से बनाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ये, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर प्लेस्ड। दो करंट कैरिंग कंपेयर हैं, कंडक्टर हैं, और एक में 4 एम्पियर की करंट है और दूसरे में 10 एम्पियर की करंट है, और प्लेस है 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। इनके बीच का जो डी है 2.5 सेंटीमीटर है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम। तो दो पैरेलल करंट वाले हैं, इसका फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, जो कि वैल्यू होती है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लिखना चाहो लिख दो, फिर इंटू 2I1I2 अपॉन R। कई जगह ये 2 पाई लिखते हैं, 2 नहीं लिखते, फिर तो उससे मत घबराना, समझ ही जाओगे, वैल्यू रखने में आसानी होती तो लिख देते हैं कई बार। तो 10 की पावर -7 इस पूरे की वैल्यू इंटू 2, एक में 4 करंट है, एक में 10 करंट है, बीच का डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर, तो मीटर में कर लिया चेंज। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर। फॉर्मूला बेस्ड सवाल MCQ था, तो इसका MCQ में ऑप्शन आ गया डी। ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसे F/L भी कहते हो। तो इसे आप नोट कर लीजिए, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं, आप कर पाएंगे इसको, तो इसको ध्यान से नोट कीजिए। अगला सवाल हम लोग देखने की कोशिश फिर से करेंगे। आइए, नोट कर लिया होगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली बात भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ये एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर इज केप्ट नियर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ 2 एम्पियर इन द सेम प्लेन। इस वाले लंबे वाले वायर में इनफाइनाइट जो है, इसमें 2 एम्पियर की करंट है और इसके अंदर 1 एम्पियर की करंट है, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर लूप है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लूप ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। इस लूप पे कितना फोर्स है? अब ये वायर की वजह से ABCD अगर नाम दे दें इसका हम लोग, ABCD, तो AD और BC पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, तो नेट फोर्स कुछ नहीं होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं AD आर्म एंड BC आर्म will experience equal and opposite force. Net force will be 0. किस पर? केवल AD और BC की वजह से। अब यहां पर ये जो AB और CD है, AB तो नहीं लिख दिया है, नहीं, AB और CD पर फोर्स लगेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा इधर, इन दोनों पे भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये फोर्स F1 माइनस F2 करना पड़ेगा। भाई इधर वाले से अगर आप निकालोगे तो ये किधर मैग्नेटिक फील्ड है? अंदर की तरफ है, कट्टम, और इसकी वजह से कुछ इसमें फोर्स लग रहा होगा। ये लगाया अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और करंट इधर, फोर्स ऊपर। तो इस पे लिखिए फोर्स लग रहा है ऊपर, और इस वाले पे भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे ही है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट की डायरेक्शन अपोजिट, तो फोर्स लग रहा है नीचे, इस पे फोर्स, यानी और ये F1 मान लो, इसको F2 मान लो, तो ये दोनों पर फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, इस वजह से नेट फोर्स कुछ लगेगा, दोनों को घटा के निकालना पड़ेगा। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है उसको फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या 2 पाई लिख सकते हो, ऊपर 2 नहीं लिखना है तो I1I2 अपॉन
आर, ये पर यूनिट वाला लेंथ पर लगने वाला फॉर्मूला है। ए बी पर कितना फोर्स लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2, 2 एम्पियर और 1 एम्पियर, बीच का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो 10 इंटू 10⁻²। इसी तरीके से F निकालो, CD के ऊपर लगने वाला फोर्स, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट तो सेम थी 2 इंटू 1, डिस्टेंस यहां पे बदल गया है, वो हो गया है 30, क्योंकि 10 तो यहां से यहां तक ये, और 20 सेंटीमीटर इसका है यहां से यहां तक, तो इस वाली वायर के लिए टोटल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻²। अब दोनों को घटा के टोटल वैल्यू बड़े में से छोटा घटा देंगे। एक में देखिए यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स है, ये यहां इसके लिए अट्रैक्टिव है और इसके लिए रिपल्सिव है, देख पा रहे हो आप। और जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो फोर्स स्ट्रांग होगा, यही मालूम है भाई, मैथमेटिक्स में जिसका डिनोमिनेटर कम वो फोर्स ज्यादा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला फोर्स ज्यादा है अट्रैक्टिव, इसका डिनोमिनेटर 10 लिखा हुआ है। तो हम लोग नेट फोर्स अगर निकालने जाएंगे, नेट अट्रैक्टिव फोर्स, वो वैल्यू कितनी आएगी, FAB माइनस FCD। मेरे ख्याल से बात समझ पाए होंगे आप। घटा मारिए, जब आप घटाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन, देखिए यहां लिख लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन आ जाएगा, और क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 2 इधर कॉमन और 10⁻² कॉमन, 1/10 माइनस 1/30, 1/10 और कॉमन ले सकते थे जो कि लिया नहीं है। तो खैर एनीवे, तो वैल्यू हो गई यहां पर देखिए 2 से, चलो काट ही दो, म्यू नॉट अपॉन पाई, 30 में से 10 गए यानी 20/30, ये वैल्यू यहां पर 0 से 0 काट दो, ये वैल्यू यहां पे आ रही है, यानी तो बेटा यहां पे देखिएगा थोड़ी सी गलती है, ये एलसीएम जब लिया है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, लिखते नहीं बनेगा, तो ये आ जाएगा 2/30, है ना, 2/30, 30 एलसीएम आ जाएगा, और ये बचेगा 3 - 2, 2/30, और ये वैल्यू दिखेगी यहां पर 30 पाई इंटू 10⁻²। ये जो फोर्स लगा है वो पर यूनिट लेंथ लगा है, और इसकी जो लंबाई थी वायर की यहां से यहां तक दोनों में, वो 20 सेंटीमीटर की है। तो चाहे तो 20 सेंटीमीटर पहले मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों का लेंथ तो सेम ही है। तो फोर्स ऑन 20 सेंटीमीटर, नेट फोर्स ऑन 20 सेंटीमीटर, ये कितना लग गया, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर से। तो F जो रिक्वायर्ड है 2 म्यू नॉट अपॉन 30 पाई इंटू 10⁻² इंटू 20 इंटू 10⁻²। ये 10⁻² कट गया, -2 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 म्यू नॉट अपॉन 3 पाई, और इसके लिए वैल्यू आप लिख क्या सकते हैं 4, और म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और ये तो है यहाँ पर 3 पाई। थोड़ा और ऊपर करेंगे, यहाँ पर देखिए ये पाई से पाई कट गया, और 16/5 जो कि आ जाएगा आपका करीब करीब 5.33 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, और ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द वायर। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन बेटा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पाए होंगे। मैं ऊपर से दिखाता हूं जिससे और क्लैरिटी आपकी बढ़ जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूं जहां से क्वेश्चन पूरा दिखे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन करना सीख लेंगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन गलत होता हुआ दिखेगा नहीं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, और इसको मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लेता हूँ, अभी पूरी चीज़ आई नहीं है,
ये यहाँ तक क्वेश्चन है और थोड़ा कर लेना चाहिए। ये यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, पिकअप करते हैं। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका, फिर देखेंगे आगे। आइए, ये क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। बोल रहा है टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स A1 एंड A2 कैरिंग करंट I एंड 2I। तो यहाँ पर एक A1 A2 और इसमें जो करंट की वैल्यू है वो है I, यहाँ पर 2I, ये सिचुएशन है। फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन आर केप्ट D डिस्टेंस अपार्ट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है D। Where should a third wire A3 carrying current 1.5I be placed between A1 and A2? येलो कलर लेते हैं, इसके बीच में कहीं हमने प्लेस कर दिया एक तीसरा वायर जिसका नाम है A3 और इसमें 1.5 एम्पियर की करंट है। सपोज कर लेते हैं यहां से आपने x डिस्टेंस लिया है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा D माइनस एक्स। अब क्या बोलते हैं ये, सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू A1 एंड A2, यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू शून्य हो जानी, नेट फोर्स विल बी 0। डज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन A3 डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट? डज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन A3 डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग? हाँ, तो ये तो डिपेंड करेगा ही, I1 I2 निकलता है ना। अब यहां पर देखिए इन दोनों में होगा अट्रैक्टिव फोर्स इधर और इन दोनों में फोर्स होगा अट्रैक्टिव इधर, सेम डायरेक्शन में लग करा दिया है। दोनों खींचेंगे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, हमारी बात बन जाएगी। तो यहां पर फोर्सेस की वैल्यू लिख देते हैं, एक को कह देते हैं F1 और एक को कह देते हैं F2, और F1 बराबर F2 कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, फॉर्मूला लगाते हुए 2 पाई x इंटू I इंटू 1.5I, I1 I2, ये पहली वाली लग गई, और यही वैल्यू बराबर होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 2I इंटू 1.5I अपॉन 2 पाई D माइनस एक्स। आर वाला फॉर्मूला, बाकी अधिकतर चीजें सेम है, जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए थे हम लोगों ने वही लिखे हुए हैं। तो वैल्यू लगते हुए म्यू नॉट की वैल्यू डाली है, ये म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 होती है, वो वैल्यू यहाँ पर लिखिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करके जो वैल्यू, जो फॉर्मूला उन्होंने पिछले सवाल में भी लगाया, दिखा दें एक बार, आपको कंफर्टेबल हो जाओगे। कहाँ गया, ऊपर है थोड़ा, तो यहां पर देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो म्यू नॉट की वैल्यू डाल दी है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 I1 I2 अपॉन R, वही फॉर्मूला वहां लगाया है बार बार ना लिखते हुए। तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू, चाहते तो आप म्यू नॉट सीधे लिख देते, जहां तक जाएगा तो कटी, मेरे ख्याल से इसको म्यू नॉट ही लिख देते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन किसी भी हालत से ना खड़ा हो। ठीक, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स I1 I2 अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। अब यहां पर वैल्यू काट लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो सीधे सीधे कट गया, और यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है 1 I स्क्वायर कट गया तो 1.5 अपॉन एक्स, और यहां हो गया 3 अपॉन D माइनस एक्स। इससे भी काटोगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी, तो वैल्यू आ गई D माइनस एक्स बराबर 2x, और यहां x की वैल्यू आ रही है D/3। ये आंसर हो गया। अच्छा, यहां पर ये जो वैल्यू आई है बेटा, x बराबर D/3 है, और A3 में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी करंट फ्लो हो रही है उससे ये इंडिपेंडेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी अगर 1.5 I लिखते, कुछ और I लिखते, तो वही वैल्यू यहां लिखते जो कि कट जाती। ध्यान से देखिए, अगर यहां 2 एम्पियर बोल देता तो यहां भी 2 एम्पियर आता, यहां भी 2 एम्पियर आता, तो वो भी कट जाता। यानी अगर x बराबर D/3 पर आप रख देते हैं, यहां से x बराबर D/3 पर, तो इसमें कितनी भी करंट आप फ्लो करेंगे ये हमेशा जीरो फोर्स अनुभव करेगा।
तो दिस मतलब जो लिखा है कि डज द नेट फोर्स ऑन A3 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन करंट इन A3, यानी A3 में कितनी करंट है इस पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो आप इसको नोट कीजिए, अगला सवाल देखेंगे क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो वैल्यू यहां आएगी वही वैल्यू यहां आएगी, दोनों जाएंगे आपस में कट। बात को शायद आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। दो इंपॉर्टेंट बात, एक्स की वैल्यू निकालनी और करंट की डिपेंडेंसी क्लैरिटी देते हुए कि कोई भी करंट इसमें फ्लो करेंगे तो बात बराबर रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा दी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो NIA के बराबर होता है। तो इसके अनुसार आप देखें तो आंसर इज डी, मटेरियल ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल। इसमें मटेरियल ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल का कहीं जिक्र नहीं होता, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर अगला सवाल देखेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आपने। अगला सवाल देखते हैं। ए स्क्वायर शेड प्लेन कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया यहां दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब -2 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर शेप्ड है ऑफ 200 टर्न्स। एन की वैल्यू दे रखी है 200, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। कैरीज ए स्टेडी करंट 5 एम्पियर। आई की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर। इफ इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। Acting perpendicular to the plane of the coil, calculate the torque on the coil when it is plane makes angle 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी है जब ये कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल व्हेन इट प्लेन 60 डिग्री बनाएगा, तो उसका परपेंडिकुलर कितना बनाएगा 30 डिग्री। तो थीटा आप 30 लेंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर प्लेन 60 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, अगर प्लेन हमारा 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका जो प्लेन का जो वो जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर वो 30 डिग्री बनाएगा। ये मान लीजिए ये एक प्लेन है, तो प्लेन का जो ये एंगल है अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री बनाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं। या इस इधर की जगह मैं इधर दिखाने की चेष्टा करूं, ऐसे इसको कैसे हटाया जाए ज़्यादा आसानी से। ये प्लेन है, ये प्लेन बना रहा है, सपोज करिए 60 डिग्री एंगल, ये एंगल 60 है, ये 90 बन रहा है, तो दिस इज 30 डिग्री, ऐसे समझ लीजिए। आप जान ही रहे हैं 30 डिग्री। और वाइल द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इन ओरिएंटेशन विद द कॉइल इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले भी निकालते हैं टॉर्क की वैल्यू। सिंपल फार्मूला NIAB वाला, NIAB साइन थीटा। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, NIAB साइन थीटा। वैल्यू सारी रख दीजिए। n है 200, करंट थी 5 जहां तक, ये था 10 की पावर -2, ये था 0.2, ये था साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है हाफ। ये हो गया यहाँ पर 200 × 5 यानी 1000। तो 1000 का मतलब 2 बचा, और इंटू 1/2 यानी ऐसा लग रहा है 10 की पावर -2। तो यहाँ पर बेटा देखिएगा ये 10 की पावर -2 तो खत्म ही हो जाएगा इससे। ये हो जाएगा 1000 10 की पावर -2 इंटू 0.2 इंटू हाफ। तो ये पॉइंट हटाया, 0 काटा, ये दोनों एडजस्ट हो गए, 2 से 2 काटा, 1 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा था कि इन विच ओरिएंटेशन विल द कॉइल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब टॉर्क 0 लग जाए, थीटा की वैल्यू यानी 0 हो। जब इसका जो प्लेन है
वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, प्लेन, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके लाइन में हो, तो उस समय टॉर्क 0 रहेगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। इस तरह आप नोट कर लीजिए, प्लेन ऑफ द कॉइल शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उस तरह से एरिया वेक्टर उसके पैरेलल चला जाएगा। उम्मीद है आप नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आइए अगला क्वेश्चन। ए क्लोजली ओन्ड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस वन carrying a current of 4 ampere is suspended through its center following it turn in a horizontal plane. सोलेनॉइड का सवाल है, द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक मोमेंट सोलेनॉइड का क्या होगा, एन आई ए, एन है 2000, 4 इंटू 10.6 इंटू 10 की पावर -4, 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू 2000, आई की वैल्यू 4 और एरिया डाल दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये पहले वाले का आंसर आ गया है। दूसरा देखते हैं, द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतना इज सेटअप एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड, तो यहाँ थीटा कितना लेंगे, 30 डिग्री। तो टॉर्क की बात की जाए अगर, टाउ जिसे आप एम बी साइन थीटा से दिखा सकते हैं, एम तो निकाल ही लिया हमने, तो वैल्यू लिखिए 1.28, बी कितना है 7.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू साइन 30 यानी हाफ, तो 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू आधा, और ये वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व करेंगे जब आप, फाइनली 4.8 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, और आप जैसा देख रहे हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले मालूम होंगे तो सवाल बराबर होते चले जाएंगे। चलिए इसको नोट करिए, अगला सवाल फिर से देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर ए। आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर जब भी हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो अगर एमीटर को पैरेलल में लगाना है तो एक बहुत ही हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इसकी सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा डी, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो एक एमीटर लीजिए, उसका एक बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़िए, फिर आप जब लगाएंगे पैरेलल में तो काम लगा सकते हैं फिर आप। तो इसको भी नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नोट कर लिया होगा उम्मीद है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम कैन मेजर ए करंट अप टू 1 एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द शंट। शंट क्या होता है, बहुत ही लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस एमीटर टू मेजर ए करंट अप टू 5 एम्पियर। अब आप देखें तो यहां पर अगर एक एम्पियर एमीटर लगा हुआ है, इसके पैरेलल में हम शंट लगा देते हैं। अब ये तैयार कर रहे हैं हम लोग एक एमीटर बनाने के लिए, तो यहां पर शंट की वैल्यू मान लीजिए एस है, और ये कितना नाप पाता है, इसका रेजिस्टेंस है 0.8 ओम और 1 एम्पियर की करंट नापता है। दोनों का वोल्टेज होगा सेम, और टोटल वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर तक की नापनी करंट। अगर हमें टोटल 5 नापनी तो 1 एम्पियर यहां से जाएगी, तो 4 एम्पियर यहां से जाएगी। तो वोल्टेज दोनों का बराबर कर दीजिए, तो 4 इंटू एस पैरेलल में है, वोल्टेज बराबर होगा 0.8 इंटू 1, तो ये एस है। तो एस की वैल्यू क्या हो गई, 0.8/4। आप फॉर्मूला भी सीधे लगा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 8/40, 5, 1/5, तो वैल्यू आ गई 0.2 ओम। 0.2 ओम का आप रेजिस्टेंस यूज करेंगे एज ए शंट। ये आपका आंसर आ गया।
आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो भी यही आएगा, और लॉजिक जो लगाया है, शंट लगाया, दोनों में पैरेलल में वोल्टेज होना चाहिए सेम वोल्टेज कर दिया और आंसर आ गया। अब ये जो आपका एमीटर में चेंज हो चुका है, इसमें से 5 एम्पियर की करंट अगर आप डालेंगे तो 4 एम्पियर की शंट से चली जाएगी, 1 एम्पियर की इधर से चली जाएगी, और आपका ये 5 तक की स्केल डिफाइन कर देगा। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, a galvanometer of resistance 16 ohm shows full scale deflection for a current of 4 milliampere. How will you convert it into a voltmeter to measure a voltage up to the 3 volt? तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं कि R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। आराम से, कहीं भी डाउट हो कैसे आ रहा है तो वन शॉट वीडियो आप डाल दीजिए, आप अरविंद अकेडमी वन शॉट, तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अगर वैल्यू लिखें तो ये आ गया वोल्टेज 3 वोल्ट तक का नापना। IG की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 16। सॉल्व करेंगे तो 734 ओम ये आपको रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ कन्वर्ट करने के लिए, कि गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस 16 ओम वाले को फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है 4 मिली एम्पियर पर, और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है 3 वोल्ट के। तो जिसमें कन्वर्ट करना 3 वोल्ट यहाँ डाला, IG की वैल्यू यहाँ, RG यहाँ, ये आपका निकल आया। इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, वन शॉट में देख सकते हैं कैसे आता, बड़ा सिंपल लॉजिक है। इसको आप नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो उम्मीद है ये आप नोट कर पाए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अगर हमें एमीटर में चेंज करना है गैल्वेनोमीटर को, तो हमने वही चीज की थी, एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम शंट को जोड़ देते हैं, ये शंट है, और ये गैल्वेनोमीटर हमारा क्या हो जाता है, नाउ इट होल डब्बा विल बिकम्स एमीटर। तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, वी हैव टू put a shunt. What is the meaning of shunt? Shunt is a very low resistance placed parallel to the galvanometer, and the whole device will become ammeter. और S की वैल्यू क्या आ जाती है, कितने का शंट डालेंगे, तो IG गैल्वेनोमीटर करंट, IO माइनस IG इंटू G रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। I नॉट क्या है, जो करंट आपको मेजर्ड करनी है, करंट टू बी मेजर्ड, IG गैल्वेनोमीटर वाली करंट, शंट रेजिस्टेंस ऑफ शंट, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इस तरह से इसको कन्वर्जन किया जा सकता है। आगे देखते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, S इज इक्वल टू IG अपॉन I नॉट माइनस IG इंटू G। हमें चाहिए शंट की वैल्यू, तो IG की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 4 मिली एम्पियर, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 6 तक का हमें बनाना है, तो वैल्यू आ जाएगी 6 एम्पियर। IG है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, 15। अब यहां पर आप निकाल लीजिए, जो कि काफ़ी छोटी वैल्यू आती हुई दिख रही हैं। तो ये हुआ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 0.004 इंटू 15। बहुत ही छोटी वैल्यू, अगर हम सीधे नेग्लेक्ट इसको कर दें तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिल जाएगा 2/3 3 × 15 यानी 5 × 2 = 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है 0.01 ओम। ये आपका आंसर है।
यहाँ पर ये वैल्यू 6 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी थी, इसलिए नेग्लेक्ट कर दी है। कैलकुलेट करेंगे तो भी इसी के आसपास आंसर आएगा। इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। इसको नोट कर लें, अगली बातचीत करेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा लिखा है, वाई इज द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन हाउ इट इज अचीव्ड। देखिए, जब भी आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसके कंस्ट्रक्शन में इस तरह का रेडियल फील्ड एक बनाते हैं, इस तरह काटते हैं, और हमेशा जो कॉइल रहता है वो रेडियल फील्ड के ही डायरेक्शन में रहता है। तो क्यों रहता है ये मैं लिख देता हूं। पहले वाले का एक आंसर है कि मूविंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, तो मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल इन मूविंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल इन मूविंग कॉइल, MCG लिख देते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, so that the plane of the coil, is always lies in the direction of the magnetic field। और किस तरह लेते हैं भाई, हमेशा ये कॉयल किस तरफ रहे, मैग्नेटिक फील्ड जब भी घूमे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे। और इसको बनाते कैसे हैं, आप बहुत ही सफाई से हाउ टू अचीव कटिंग प्रॉपरली, कटिंग मैग्नेटिक फील्ड, magnetic pole pieces of shape of concave face, एकदम बढ़िया कॉन्केव फेस में ऐसे काटते हैं। और नंबर 2, सॉफ्ट आयरन इन द कॉइल, सॉफ्ट आयरन इन द कॉइल, ये 2 चीज़ें करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये कि हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कॉइल रहे, इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बनाएंगे, इसका शेप कॉन्केव बढ़िया काटेंगे और इसके बीच में सॉफ्ट आयरन डालेंगे कॉइल के अंदर। फिर आगे क्या बोल रहा है कि ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर 0 to V volts बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस R in series with it। How much resistance will be required to change its range from 0 to V/2। इसी का B पोर्शन अगर हम लोग ले लें तो V लिखा हुआ V इज इक्वल टू R प्लस G इंटू IG, और V डैश की वैल्यू लिखोगे तो R डैश प्लस G इंटू IG। पहली दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ऑन डिवाइडिंग V डैश अपॉन V इज इक्वल टू R डैश प्लस G अपॉन R प्लस G, और यही V डैश अपॉन V है हाफ, तो यहाँ R डैश की वैल्यू निकलेगी R/2 माइनस G/2। ये आंसर, इसको ध्यान से देख लीजिए और इसी तरीके से सवाल बनेंगे। हटता हूँ, नोट कर लें पूरा, फिर अगला सवाल हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अगली चीज़ देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसमें क्या है। बोला है डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। अक्सर ये आपसे पूछ लेते हैं करंट सेंसिटिविटी वगैरह, तो क्या है करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, दोनों तैयार रखिएगा। सेंसिटिविटी, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन, it is defined as the deflection of coil per unit current flowing in it।
जैसे आप लिखते हो आई एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, जिसकी वैल्यू होती है एन ए बी अपॉन के। ये आप इसकी एक वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है, वो भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा, अक्सर पूछ ली जाती है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। फिर क्या है नंबर 2 बी, इधर देखते हैं। द कॉइल एरिया ऑफ गैल्वेनोमीटर इज दिस वन, ये एरिया है। इट कंसिस्ट 200 टर्न्स, एन की वैल्यू दे रखी है। तो एरिया दे रखा है 16 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। टर्न्स दे रखे हैं 200 ऑफ ए वायर एंड इट इज मैग्नेटिक फील्ड इज बी दे रखा है 0.2 टेस्ला। द रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन फाइबर इज, जो के की वैल्यू है वो दे रखी है 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर पर डिग्री। Assuming the magnetic field to be radial, calculate the maximum current that can be measured by the galvanometer if the scale can accommodate 30 degree deflection, यानी थीटा कितना है 30 डिग्री। तो आई निकालने जाएंगे मैक्सिमम करंट के लिए, तो आई लिखोगे क्या, के अपॉन एन ए बी इंटू थीटा। इसी से निकाली ये वैल्यू, आई निकालोगे तो के थीटा अपॉन एन ए बी, और यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी चाहिए हमको सारी। के की वैल्यू हो गई 10 की पावर -6 और एन है 200, एरिया है 16 इंटू 10 की पावर -4, बी है 0.2, 30 डिग्री है वैल्यू। सॉल्व करोगे 4.69 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट आपकी जाएगी। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, बात बन जाएगी, नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, और इसमें देखिए टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ये अक्सर पूछा जाता है कि टाइम पीरियड किसके इंडिपेंडेंट है। तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो 2πm अपॉन क्यूबी होता है। इसमें स्पीड कहीं नहीं है, तो आंसर है ए, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल से इंडिपेंडेंट है। तो ये मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट PYQs थे वो सारे करा दिए मोस्ट एक्सपेक्टेड के साथ। उम्मीद करता हूं कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जिन बच्चों को इसकी प्रेजेंटेशन चाहिए वो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं, उसको ज्वाइन करने का बटन नीचे दिया हुआ है। और जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए भी अरविंद एकेडमी ऐप है, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज भी है। इनके साथ अगर वो सीरीज भी लगा लेते हैं आप, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस लगभग पक्के हो जाएंगे। अरविंद एकेडमी ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, डाउनलोड करके आप स्टोर सेक्शन में एक बार चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।